कविता बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था और उसका चेहरा भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं थी। कविता का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते थे। कोई कविता का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं होता था। जब कविता अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। कविता को इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। कविता जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, ऐसा क्या है मुझ में। और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बन रहा है और ना ही मुझसे कोई बातचीत करता है। इतना सुनकर कविता की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो फफक फफक कर रोने लगी। लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ कविता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में कविता को लेकर जब लोग मनहूस बोला करते थे तो कविता की माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी। कविता की माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब भी देती थी। कविता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और घर वापस लौट आती थी। कविता की उम्र अब शादी की करने के लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़के वाला कविता को देखने आता था वो बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी थी कविता को शादी करने में। कविता के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में कविता के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब कविता के पापा ने भी गुस्से में आकर कविता को मनहूस बोलना चालू कर दिया था। लेकिन माँ तो ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और कविता के बारे में बुरा भला बोलने वालों को सबक भी सिखाती थी। भगवान ने भी कविता के साथ बहुत ही मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद नहीं करता था। कविता भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। कविता अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। कविता को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। कविता ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखी थी। कविता के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था, सभी को पसंद आता था। कविता की तारीफ़ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था ना, उसके खाने में जो स्वाद था उसकी हर कोई तारीफ़ करता था। खाना बनाने में कविता के कितने भी आजू बाजू की औरतें थीं उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज कुछ नया बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है तो औरतें कविता के पास जानकारी लेती थीं। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थीं कि कविता के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन ये उन सभी के बस की बात नहीं थी। कविता के हाथ में ऐसा जादू था जो कविता की इस कला को कोई भी नहीं सीख पाया। कविता का जीवन और उसका लाइफ में उतार चढ़ाव से कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि कविता की कहीं ना कहीं तो शादी हो ही जाए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना ही लिया। वे सब कविता को देखने के लिए घर पर आने वाले थे कि कविता को उस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। कविता बहुत दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और कविता रोती हुई कहने लगती है कि आप ही इतना सब सारे लड़कों को देखने वाले के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है, मेरी बदनामी होती है। गांव और समाज के लोग बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और कविता को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि उसकी मम्मी पापा कैसे इस मनहूस को जन्म दिए हैं कि कहीं शादी ही नहीं हो रही है। माँ ने कविता को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसे होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो और तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले कविता को देखने वाले थे, लेकिन कविता उसी दिन सुबह से ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी।
लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि कविता कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो कविता घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाने लगते हैं कविता के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा कविता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से कविता के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। कविता ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन कविता के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। कविता के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बुरा भला कहा कि सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है, तुम्हारी वजह से वो आज इतनी बिगड़ी है और इतनी हिम्मत बढ़ गई है। आज कविता ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। कविता घर को लौट चुकी थी। कविता के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। कविता कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। कविता ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच कविता की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि कविता सपने में भी ये नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेंगी। कविता की माँ ने एक बात बोली कविता से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से हम सब लोग परेशान हैं। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने तो नहीं पड़ता। गांव में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। कविता के इस वाक्य को सुनकर अवाक रह चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब कविता बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। कविता चुपचाप खड़ी थी। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। कविता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कविता अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी कि माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ माँ? कविता के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं हो रहा था। कविता की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में कविता के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। कविता निठुर भार से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आँख से आंसू बह रहे थे, लेकिन कविता चुपचाप खड़ी थी। माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया हाँ। कविता बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब कविता की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी मम्मी कविता के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन कविता ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। कविता की माँ ने जब देखा कि कविता अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया तो कविता की माँ सोची कि ये कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए उन्होंने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की और उनको घर आने को कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन कविता ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद कविता के पापा को अब एहसास हो गया कि कविता कुछ गलत कर ली है। कविता के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया और कविता की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए, क्योंकि कविता ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक चुकी थी। अभी ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर कविता को लिटा दिए, परंतु डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी कविता की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए कविता बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और कविता का इलाज करते हैं। डॉक्टर कविता के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है कि लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। कविता बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि कविता कुछ घंटे में ठीक हो जाएगी और मैं दवा दे रहा हूँ, इसे आप मेडिकल स्टोर से ले आइए। माँ और पापा को उसकी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पसंद आया और इतना पसंद आया कि मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया।
पूरी दुनिया मुझे ख़िलाफ़ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं, पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थीं। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह रही। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिलें। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर कविता के मम्मी पापा के पाँव तले ज़मीन खिसक गई थी। कविता के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आँख से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। कविता बेड पर पड़ी हुई थी और उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो भी कविता के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे और अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब वो अपनी बेटी का दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर जब कविता को होश आया तो उसके मम्मी पापा ने उससे माफ़ी मांगी और हमेशा उसके साथ खड़े रहने का वादा किया। दोस्तों, आज कविता एक 5 स्टार होटल में जानी मानी शेफ़ है, जिस पर उसके मम्मी पापा को बहुत गर्व है। अब वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।